पहला क्वेश्चन रहने वाला है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। यह प्रश्न पूछा गया था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा लेता हूं। चलिए, तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा है हमारा प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो जो हमारा यूएई देश है संयुक्त अरब अमीरात, इसकी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नूरा अल मतरोशी। कौन हो जाएगा? नूरा अल मतरोशी। ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली स्पेस यात्री है, अंतरिक्ष यात्री है महिला, नूरा अल मतरोशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। क्या है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कुतुब मीनार सभी को पता होगा दिल्ली में स्थित है, और एक मीनार है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हमारे दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी। तो साथी वो थी हमारी वैदिक सभ्यता। क्या थी? वैदिक सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी। जहाँ पर साथियों सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन थी, तो यह लोहयुगीन थी। क्या थी? लोहयुगीन। तो इसलिए दोनों सभ्यताओं में काफी ज्यादा अंतर है। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। क्या है प्रश्न? कि भारत के किस देश के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। तो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और इन्होंने लगातार 2 अपने कार्यकाल पूरे किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है SLR। क्या है? SLR क्या होता है? और साथियों यही प्रश्न मैं आपको बोल रहा था, यही हमारी पटवारी परीक्षा में आया हुआ था। तो ये पटवारी परीक्षा से रिपीट हुआ, उसमें भी हूबहू प्रश्न पूछा गया था, SLR क्या होता है, और यहाँ भी पूछ लिया SLR क्या होता है। तो साथियों SLR होता है सांविधिक तरलता अनुपात। क्या होता है? सांविधिक तरलता अनुपात। इसलिए आप चाहे तो हमारी जो पटवारी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देख सकते हैं। चैनल पर आप MP पटवारी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी दिन पटवारी एग्जाम डाला था पूरा हमने इसको एनालिसिस किया था। तो SLR क्या होता है? ये होता है सांविधिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या है। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, जिसका हेडक्वार्टर हमारे मुंबई शहर में, तो इसका कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर है देश में मौद्रिक और ऋण प्रणाली का संचालन करना। क्या है RBI काम? तो देश में जितनी भी मौद्रिक नीति होती है उसका संचालन करना और ऋण प्रणाली का संचालन करना, साथ ही देश में महंगाई दर को कंट्रोल करना, खुदरा महंगाई दर, नोट छापने वगैरह पे अपना उनका टोटल वो रहता है अधिकार, कितनी मात्रा में कौन सा नोट छापने वगैरह हैं, कितना कैश मार्केट में फ्लो करना है, कितना कैश मार्केट से वापस खींचना है, ये सभी काम भी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। साथ ही बैंकों को लोन देने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या हो जाएगा? देश में मौद्रिक और ऋण प्रणाली का संचालन करना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों हमारी गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसको लेकर मैंने चैनल पे एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, अगर आप किसी ने देखा हो तो, कि इंडिया की टॉप 5 नदियां हमने बताई थी उसमें। तो भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है। कौन से? जो हमारे महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम क्या है। तो वो था साथियों चेतक। क्या था? चेतक। तो आप देख सकते हैं अगर हम अच्छे काम करें तो कितने समय तक हम रिलेटेबल रह सकते हैं। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? वो है चेतक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। क्या है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस दर पर RBI बैंकों को ब्याज देती है। क्या है कि जिस दर पर RBI बैंकों को ब्याज देते हैं। अब इसमें 2 होता है, एक तो होता है हमारा रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो साथियों रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जिससे जो RBI है वो बैंकों से कितना ब्याज लेती है, यानी कि जब वो बैंकों को लोन देगी तो उनसे कितना ब्याज लेगी। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मान लो कोई ए बैंक है उसके पास कैश ज़्यादा हो गया है तो उसको फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा रही है, तो उसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देगी वो हमारा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या है प्रश्न? कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों हमारे कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। और जितने भी हमारे नृत्य, लोक नृत्य वगैरह हैं और शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ये आप सभी एक बार पढ़ लें। ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे आप सभी से। अगला है हमारा, हेपेटोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या है प्रश्न? कि
हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत का, यानी जो हमारा लीवर होता है उसका अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी में। तो जितने भी हमारे ऐसे अध्ययन वाले हैं उनको पढ़ लें आप, जैसे पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर, मछली पालन, ये आप सभी पढ़ लें, ये आपसे प्रश्न में पूछ जाएंगे। तो हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो हमारी यकृत का किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी? प्रश्न है कि कौन है जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे और इन्होंने दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित हैं? क्या है प्रश्न कि जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे हमारे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बटरफ्लाई नृत्य का संबंध किस राज्य है? कौन सा नृत्य? बटरफ्लाई नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो हो जाएगा हमारा नागालैंड से। कहाँ से? नागालैंड से। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है उसका संबंध किस राज्य से है? मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? बाकी बटरफ्लाई नृत्य कहाँ से? हमारा नागालैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? कौन सी? जो हमारी घग्गर नदी है वो किस राज्य में बहती है? तो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और हमारा हिमालयन स्टेट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के प्रमुख नेता कौन है? तो जो हमारा राज्यसभा है अपर हाउस, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है एनडीए, इसके नेता कौन है? तो वो है हमारे पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, भारत भवन कहाँ स्थित है? कौन सा? तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे भोपाल शहर में स्थित है भारत भवन, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि एमपीजीके से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था। हालांकि 12 अगस्त तक दिन एमपीजीके के बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन ये उसमें से प्रमुख प्रश्न था कि भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये हमारे भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमें निकट दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो होता है हमारा अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दूर दृष्टि से संबंधित प्रश्न प्रत्येक चैप्टर में लगभग पूछे जाएंगे, तो आप उनको जरूर पढ़ लें। साथ ही आप प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर भी तैयार कर लें, उससे बहुत प्रश्न परीक्षाओं में आपकी आएंगे। अगला हमारा है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का किस नृत्य से संबंधित है? ये प्रश्न पहले भी आ गया है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का किस नृत्य से संबंध है? तो साथियों वो है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? क्या है प्रश्न कि जो पेनिसिलिन नामक दवाई होती है हमें वो किससे प्राप्त होती है? तो होती है ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। काफी टफ नाम है इसका। क्या है? फिर से रिपीट कर दूं, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से हमें पेनिसिलिन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो साथियों सत्रिया है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारे असम राज्य का है। कहाँ पर? असम जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहाँ का ये एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम होता है सत्रिया। क्या होता है? सत्रिया बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीजीके का, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हमारा हो जाएगा राई। कौन सा हो जाएगा? राय। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोक नृत्य प्रचलित है, जिसमें मटकी एक बहुत प्रमुख है जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राई नृत्य। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप देख सकते हैं 12 अगस्त के दिन नृत्यों की तो बिल्कुल भरमार कर दी इन्होंने। तो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। तो जितने भी हमारे 7 शास्त्रीय नृत्य हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें और प्रत्येक शिफ्ट का आप शास्त्रीय नृत्य याद कर लें, जैसे कि महाराष्ट्र का लावणी, गुजरात का डांडिया, ऐसे, क्योंकि परीक्षा में आपसे आगे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, व्यापम हो या यूपीएससी हो या एसएससी। इस प्रश्न को जरूर परीक्षा में पूछते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और ये हमारे पटवारी में लगातार रिपीट हो रहा था, फिर हमारे जो वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम आया था उसमें लगातार रिपीट हो रहा था, और अब हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी आ गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। अब 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
पानी को फ्रीजर में रखने पर क्या बनता है? तो जब हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस बर्फ बन जाता है। तो पानी को फ्रीजर में रखने पर क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन सा मोहिनी अट्टम? तो साथियों ये संबंधित है हमारे केरल राज्य से, तो केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है? क्या है? जो हमारा मिल्क होता है दूध, इसका पीएच मान कितना होता है? तो होता है 6.5 से 6.7 तक। ये इसका पीएच स्केल पर वैल्यू है इसकी दूध की। तो 6.5 से लगाकर 6.7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो साथियों वो है कांस्य युग से। किससे? यानी यहाँ पर कांस्य की प्रधानता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो कांस्य युग बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया मेटल का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो जो मेटल है इसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों वो 8000 ईसा पूर्व मेटल का आविष्कार हो गया था। कब? 8000 ईसा पूर्व मेटल का आविष्कार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बॉटनी से है कि निम्न में से कौन सा पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है? तो कौन सा ऐसा पादप वर्ग है, प्लांट वर्ग है जो कि जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ये तीनों ही। अब इसमें जो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन में होगा आपने लगाया होगा। तो कौन सा पादप वर्ग जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? तो 3 प्रकार के पादप वर्ग हैं। एक तो एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म है। बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है सब्जी के सड़ने का मुख्य कारण क्या है? सब्जी के सड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों वो है हमारा फफूंद या बैक्टीरिया। अगर सब्जी में फफूंद या बैक्टीरिया लग जाता है तो वो सड़ जाती हैं। फिर अगला है हमारा प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वो है न्यूटन। कौन है? न्यूटन। तो आप देख सकते हैं 12 अगस्त को इन्होंने 2 बुक्स पूछी हैं। एक तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और दूसरी प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है न्यूटन। तो साथियों आप जो मेनली 200-300 किताबें हैं उनको एक बार जरूर रिविजन कर लें उनका, क्योंकि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। जो जो फेमस हमारी आत्मकथाएं हैं और हाल फिलहाल में जो कुछ किताबें रिलीज हुई हैं जो अच्छी लेवल की हैं उनको आप जरूर पढ़ लेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो है हमारे न्यूटन महाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानी का पीएच मान कितना होता है? जो हमारा वाटर होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है हमारा 7। क्या होता है? 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों दूषित जल को पीने से हमें लीवर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हमें हैजा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हैजा। तो दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है लीवर की बीमारियां। तो यानी कि यहाँ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी जो हमारे विटामिन होते हैं उनसे जुड़े हुए बीमारियां पूछी जाएगी, प्रमुख बीमारियां पूछी जाएगी, साथ साथ जो उनके साइंटिफिक नाम होते हैं ये भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार एमपी में हुए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर आप अच्छे से कर ले साइंस में। कौन सा? ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ह्यूमन डिजीज जैसे कि अभी निकट दृष्टि दोष वाला पूछ लिया था इस प्रकार से। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला है बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन होता है? तो जो हमारा आइस होता है उसका फिर से पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है? तो एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है किससे? दुग्ध उत्पादन से। और इसके प्रणेता कौन थे? इसके जनक कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल के साथ ज्यादा अभिक्रिया करने वाले तत्व का नाम क्या है? क्या है? जल के साथ ज्यादा अभिक्रिया करने वाले तत्व का नाम क्या है? तो वो है सोडियम। क्या है? सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती उसे कौन सा दोष है? अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उसको कौन सा दोष है? तो साथियों उसको निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर आप जरूर पूछें, तैयार करें, उससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं। साथियों 12 अगस्त का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि प्लास्टिक का युद्ध कब लड़ा गया था? हिस्ट्री का एक नंबर 1 क्वेश्चन है। प्लास्टिक का युद्ध कब लड़ा था? तो साथियों 23 जून 1757 को प्लास्टिक का युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों ये 12 अगस्त का हमारा कंप्लीट एनालिसिस था जीके और करंट अफेयर्स सेगमेंट का। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स के भी अच्छे चैप्टर पूछे गए, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, लाभ हानि वगैरह के, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, एडवांस मैथ्स का सिर्फ एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, यदि तो या तो वाले प्रश्न भी पूछे गए थे। तो यानी कि अच्छा लेवल था 12 अगस्त का। हम शुरू करते हैं 13 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। थोड़ा सा मार्कर का साइज हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए
यहाँ से हम देखेंगे, चलिए साथियों, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 13 अगस्त, यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की रियासतों को एक करने के लिए किस महापुरुष का विशेष योगदान है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा भारत देश है वो ब्रिटिश भारत में और रियासत भारत में बटा हुआ था, तो उन दोनों को एक करने में किसका प्रमुख योगदान है, ये प्रश्न ने पूछा है। तो भारत की रियासतों को एक करने में किस महापुरुष का विशेष योगदान है, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ गया, किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस पटवारी में बहुत आते थे साथियों डेली, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तापमान का क्या है। तो ये प्रश्न जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनको आप पढ़ लें, डेली क्वेश्चंस बनेंगे। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा एम्पियर। नेक्स्ट है, गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है। क्या है प्रश्न, कि गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है, तो है निजी बैंकिंग संस्थान से। किससे, निजी बैंकिंग संस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो वह है साथियों कथक से। किससे, कथक से। तो बिरजू महाराज का संबंध हो जाएगा हमारे कथक से। अगला प्रश्न है, जौहर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है, पुराने समय में राजपूत वीरांगनाएं अपने द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा। क्या है, कि पुराने समय में राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अपने आप को अग्नि में समाहित करने की प्रथा को क्या बोलते थे हम उस समय, जौहर बोलते थे। क्या बोलते थे, जौहर। अब आपने एक शब्द और सुना होगा, जोहार। क्या सुना होगा, जोहार। तो जितने भी जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं शेड्यूल टाइप के, वो अपने अभिवादन के तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जोहार। जैसे कि हमारे देश की जब राष्ट्रपति जी बनी थी तो उन्होंने भी जोहार वर्ड का इस्तेमाल किया था। तो अब दोनों में कंफ्यूज ना हो, जौहर और जोहार दोनों अलग अलग वर्ड हैं, मतलब इनका उच्चारण थोड़ा सेम आता है लेकिन अर्थ अलग अलग है, जौहर और जोहार का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो साथियों, सोनल मानसिंह एक नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों प्रकार के नृत्य करती है। कौन, सोनल मानसिंह। तो अगर हम 12 अगस्त और 13 अगस्त का देखें तो जो नृत्य संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, कथक, गिद्दा कहाँ का है ना साथियों। तो नृत्य बहुत ज़्यादा, तो आप भरतनाट्यम, तो जितने भी नृत्य से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो आप एक बार लुसेंट में जाके पढ़ लें, तो आपका आसानी से काम उसमें बन जाएगा, फिर आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, गुलाम वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मिडाइवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कब, 1206 में, और लगभग 1290 तक इनका गुलाम वंश चला था। फिर अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम राक्षस ताल झील से होता है, तो वो है हमारी सतलुज नदी। कौन सी, सतलुज नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार पर उगने वाले कवक का नाम क्या है। जो हमारे आचार पर कवक उग जाते हैं उनका नाम क्या है, तो साथियों वो है मृतपोषी कवक। क्या है, मृतपोषी कवक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता था। तो उनको साथियों सुल्तान कहते थे। क्या कहते थे, सुल्तान। यानी जो हमारे मिडाइवल इंडिया में जो शासक हुआ करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है, 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो वो है सुशील चंद्रा। कौन है, 24वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हो जाएंगे सुशील चंद्रा जी। अगला प्रश्न है, IAAC का प्रारंभ कब हुआ था। किसका, IAAC का प्रारंभ कब हुआ था, तो हुआ था 1950 में। कब, 1950 में IAAC का शुभारंभ हुआ था। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं हम, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया, नृत्य, लोक नृत्य से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आप 28 राज्य की कवर कर सकते हैं। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हमारे गुजरात राज्य का लोक नृत्य। कहाँ का, गुजरात का। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी जिसके तहत राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता था। तो साथियों, डलहौजी था। कौन सा, डलहौजी, जिसके द्वारा राज्य हड़प नीति लाई गई थी। और ये ऐसे राज्य देखता था जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी ना हो और उनको फिर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय उनका कर लेता था। तो वो कौन है, तो वो है डलहौजी। कौन है, डलहौजी। और ये लार्ड नहीं है ना, ये इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो साथियों, गुजरात की। किसकी, गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा हमारे गुजरात राज्य की है और ये 1600 किलोमीटर से अधिक है। कितनी, 1600 किलोमीटर से अधिक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य की रेखा क्या है, 2 खाड़ियाँ बनती है, उसमें खंबाती है खाड़ी,
उसके कारण थोड़ी सी उसकी जो सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है, तो वो है हमारे गुजरात की। तो एक तो केम्बे की खाड़ी और एक खंबा की खाड़ी के कारण उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की हो जाएगी, हमारे गुजरात राज्य की 1600 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है। क्या है प्रश्न कि भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है या उसके कारण होता है, तो वह हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो जटिल जो हमारा कॉम्प्लेक्स भोजन होता है उसको फिर छोटे छोटे रासायनिक टुकड़ों में जो हमारे शरीर में अम्ल लार वगैरह होते हैं वो तोड़ देते हैं और फिर उसका पाचन होता है। फिर जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। तो भोजन का पाचन किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो हमारी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब साथियों अगला प्रश्न है, पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो हमारे बर्ड्स होते हैं पक्षी, उनको किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो उनको एवज कशेरुकी वर्ग के अंदर शामिल किया गया है। किसमें, एवज कशेरुकी के वर्ग में। अब जैसे 12 अगस्त को इन्होंने बॉटनी से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, तो आज ये फिर थोड़ा जूलॉजी पर आ गए हैं। तो पक्षियों को किस वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो है एवज कशेरुकी। और अभी तक हमें कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। स्टैटिक और मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह ऐसे और थोड़ा बहुत जो हमारा नॉर्मल जियोग्राफी होता है, नदियाँ उनके उद्गम, उनसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। साथियों प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। किसका, जो हमारी नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो वो है मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। किससे, मछली उत्पादन से संबंध किसका है, नीली क्रांति का। जैसे 12 अगस्त को इन्होंने पूछा था श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दुग्ध उत्पादन से था। ऐसा ही यहाँ पर पूछ लिया, नीली क्रांति का संबंध किससे, तो हमारे मछली पालन से। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो साथियों जो प्रकाश वर्ष होता है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है, तो है खगोलीय दूरी का। जैसे मैंने आपको पूछा कि मात्रक जरूर पूछते हैं, जूल का जैसे कि ऊष्मा का पूछ सकते हैं, ऊर्जा का पूछ सकते हैं। ऐसे साथियों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे, आप उनको जरूर एक बार पढ़ लें। अगला प्रश्न है, वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो साथियों वो है सीएनजी का। किसका, सीएनजी का यूज़ करते हैं हम वाहनों में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो हमने क्लास 10 से ही पढ़ रखा है। तो वाहनों में किस गैस का उपयोग होता है, सीएनजी का, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और हम घरों में कौन सी गैस यूज़ करते हैं, तो घरों में हम यूज़ करते हैं एलपीजी। कौन सी, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वाहनों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो साथियों वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कौन सी होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अम्लीय गैस, ये जो गैस है ना हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म से क्या संबंध है। क्या है प्रश्न कि जिम्नोस्पर्म से क्या संबंध है, तो साथियों पौधों का वह समूह जिसमें पुष्प और आवरण युक्त बीज नहीं पाए जाते जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, पौधों का समूह जिसमें पुष्प तथा अनावरण युक्त बीज नहीं पाए जाते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमपी से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य क्या है। क्या है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय लोक नाट्य वो क्या है, तो वो है माच। क्या है, माच। जब अभी हम एमपीजी के पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही चैप्टर हमारा होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा माच। एमपीजी का फाइनली 13 अगस्त को एक क्वेश्चन तो पूछा गया। एमपी काफी कम पूछ रहा है इस बार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो साथियों वो है हरिवंश नारायण सिंह। क्या है, हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति हैं। अब कल इन्होंने क्या पूछा था 12 अगस्त को कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आज पूछ लिया इन्होंने कि राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। और अभी तक आपने अगर 12 अगस्त वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देखें, चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो साथियों वो करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारे बिहार राज्य में स्थित था और इसकी स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञान का सागर किसे कहते हैं, तो विद्यासागर को कहते हैं। किसको, विद्यासागर को। तो ज्ञान का सागर बराबर विद्यासागर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो हमारी कृष्णा रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो होता है महाराष्ट्र राज्य से और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। और राज्य पूछे तो हमारा महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है,
तो जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? तो साथियों वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। या यूँ कहूँ कि हमारे देश में जितने भी छोटे से लगाकर बड़े बैंक हैं वो सभी ही रिजर्व बैंक इंडिया के अंतर्गत आते हैं। रिजर्व बैंक इंडिया ही उनको विनियमित करता है, यही उनको आदेश देता है कि कैसे आपको केवाईसी करनी है, कौन सा कस्टमर का आपको आधार से लिंक करना है। सभी काम लगभग लगभग आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर ही करते हैं बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हमारे दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत माला है जो पूरी से अर्जेंटीना होती हुई जा रही है ऊपर तक, तो ये किस प्रकार का पर्वत है? तो साथियों वलित पर्वत है। किस प्रकार का है? वलित पर्वत, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। सेम इसका उदाहरण आपको एशिया में मिल जाएगा, वो है हमारा हिमालय। ये भी एक नवीन वलित पर्वत होता है। और साथियों नवीन वलित पर्वत की जो खासियत वो होती है कि इनकी लगातार हाइट बढ़ती जाती है। क्या है? इनकी हाइट लगातार बढ़ती जाती है। जैसे कि जो अभी हमारा हिमालय है इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर इसको उल्टा देखें हम तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, जैसे हमारा अरावली, तो लगातार उसकी हाइट कम हो रही है, वो घिस रहा है। एक समय पर जो हमारा अरावली पर्वत था ये भी माउंट एवरेस्ट बराबर ही माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है उसकी, हिमालय पर्वत इतना ही ऊंचा था, लेकिन ये लगातार अब घिस रहा है और जो हमारा हिमालय लगातार हाइट बढ़ रही है। तो वलित पर्वत का यही है कि उनकी हाइट लगातार बढ़ती है और जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो लगातार घटते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वो वलित पर्वत है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? तो हॉट करेंसी किसको कहते हैं? तो साथियों विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको गर्म मुद्रा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो कौन कौन सा? कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों वो है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया एक जनजाति भी है और एक प्रकार नृत्य भी है, और घूमर और कठपुतली हम देखो फेमस हमारे राजस्थान का है। और घूमर सॉन्ग या घूमर बज जब तक नहीं बजता तब तक मध्य प्रदेश में गाने, जब तक मध्य प्रदेश में शादियाँ सफल नहीं मानी जाती है, प्रत्येक शादी में घूमर बजना जरूरी है। तो कालबेलिया, घूमर और कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो हमारे राजस्थान राज्य का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो जो हमारा पराक्रम दिवस है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी है, तो ये किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में मनाया जाता है। कौन सा? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। किसकी? आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इन्होंने करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम का नृत्य कौन सा है? क्या है प्रश्न कि निम्न में से असम का नृत्य कौन सा है? तो साथियों वो है बिहू नृत्य। कौन सा है? बिहू नृत्य। और बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली आपको याद करना है बिहू नृत्य हमारा असम से जुड़ा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, शौना नारायण का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से? कौन से? शौना नारायण का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से? तो साथियों वो है कथक से। किससे? कथक से। यानी कि जो नृत्य हैं उसको नृत्य करने वाले भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लूसेंट में स्टैटिक के माध्यम से पढ़ लें, ये आपके कवर हो जाएंगे। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो कौन था लंपट मूर्ख? तो वो था जहादर शाह। कौन था? जहादर शाह। तो इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था। अगला प्रश्न है, पानी का उबालना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है भौतिक अभिक्रिया। क्या है? भौतिक अभिक्रिया। तो आप करना क्या, अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के कुछ 5-10 उदाहरण देख लेना, बस वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पानी का उबलना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये भौतिक अभिक्रिया है। फिर अगला प्रश्न आ गया हमारा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों तिलहन से है। तो देख सकते हैं 3 क्रांति हमारी पूछ ली गई है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से और पीली क्रांति तिलहन से। तब जो भी बची कुची है वो भी 2-4-8 दिन में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो वह है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो साथियों वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल, इनके पापा का नाम है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। और ये मध्य प्रदेश के पहले शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए कैटेगरी के राज्यपाल हैं, यानी कि पहले शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों ओम है, ओम, और इसका सिंबल भी है कुछ इस प्रकार से, हेडफोन जैसा हम ओम को दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा ओम।
अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न मैं सोच रहा था कब से आप परीक्षा में पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1 सितंबर 2018 को हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कब? 1 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो गंगा रिवर की सफाई के लिए, उसके दोनों किनारों पर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। अगला है, सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देते हैं। और देश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? वो है 105 के समथिंग है, शायद ये 106 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अंदाज है मुझे 105 बिल्कुल करेक्ट है। तो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और हमारे एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क है। कितने? 11 नेशनल पार्क हैं। पूरे देश में कहीं भी 11 नेशनल पार्क एक राज्य के अंतर्गत नहीं है, वो हमारे मध्य प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर है हमारा अंडमान निकोबार, जहाँ पर 10 राष्ट्रीय पार्क हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार, जो कि एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। फिर अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। तो साथियों ये तो एक हमारा यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जैसे कि एक विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून वाला, वो हर परीक्षा में आ जाता है, तो ऐसा ही ये भूकंप की तीव्रता वाला है। तो किस यंत्र से नापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। अब ये प्रश्न आपका पटवारी में भी आया, फिर वन रक्षक जल प्रहरी में भी आया, और अब एमपी पुलिस में भी आ गया। और आगे भी जितने शिफ्ट होंगे ना आपको, उसमें हर 2-4 दिन छोड़ के प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने अपना एकाधिकार जमा लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था कि भाई ब्राह्मणों अब तुम भी टैक्स दोगे, तुम भी नहीं बचोगे अब। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो हमारे तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम, कथक, बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, जूल किसका मात्रक है? तो वह है ऊर्जा का। किसका? जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने एमपी जी के पढ़ा बहुत कम आ रहा है एमपी जी के, बाकी अलग से जी के बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे ओम पूछ लिया, फिर जूल पूछ लिया, विद्युत धारा का एम्पियर पूछ लिया, यानी कि ऐसा मात्रक 13 अगस्त के दिन काफ़ी पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हस्ती को 1997 में मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारत रत्न प्रदान किया गया? तो अरुणा आसिफ अली को। कौन थी? अरुणा आसिफ अली। इनको 1997 में 1 वर्ष बाद, मृत्यु के 1 वर्ष बाद भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो वह है हमारा भरतनाट्यम। इसको साथियों एक और इसका नाम याद रखें, दासी अट्टम। और किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो हमारे कर्नाटक राज्य से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से। तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे हैं और बिल्कुल लेवल के पूछे हैं, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से भी उठा के पूछ लिए। जो प्रश्न हमसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली, वही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न है, कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन होता है? तो जो कॉल मनी मार्केट होता है, इसके तहत 2 से लगाकर 14 दिनों का लेन देन होता है। कितने दिन का? 2 से 14 दिनों का। अच्छा, नया क्वेश्चन परीक्षा में पूछने देखने को मिला था कि कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन होता है? तो 2 से 14 दिनों के लिए। फिर प्रश्न हमने देख लिया भरतनाट्यम के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्न में से पंजाब का नृत्य कौन सा है? साथियों पंजाब के मेनली 2 नृत्य होते हैं, एक तो भांगड़ा होता है और एक होता है गिद्दा। कौन सा होता है? गिद्दा। तो आगे आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैं देख लेते हैं। तो निम्न में से पंजाब का नृत्य कौन सा है? तो एक तो भांगड़ा है और दूसरा है हमारा गिद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लोहड़ी के टाइम वगैरह भी करते हैं, शादियों के टाइम भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? साथियों वो हमारे मिजोरम से संबंधित है। कहाँ से? मिजोरम से संबंधित है चेराव लोक नृत्य। अब ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया, ये 12 अगस्त के दिन पूछा गया था और 13 अगस्त के दिन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को। और इसको हमने 12 अगस्त को सबसे लास्ट में इसी क्वेश्चन को देखा था मैंने कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो युद्ध भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आप वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, और इनको शेयर भी करते हैं अपने साथियों के साथ। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि आपके 13 अगस्त से पूछे गए। 13 अगस्त को बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 चैप्टर थी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाहर निकल कर आए।
अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा बताया गया है? तो सर आइजैक न्यूटन, यानी कि आइजैक जो न्यूटन महोदय थे हमारे, इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक नियम बताए गए हैं। अगला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो 1770 में। कब बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष, तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसका राइट आंसर है रेखा एम मेनन। कौन है? रेखा एम मेनन। के मेनन से कंफ्यूज मत कर लेना इनको। तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो वह हुआ है रेखा एम मेनन। फिर अगला प्रश्न हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको 12 अगस्त को पूछा गया था और ये तो डेली पूछा जाएगा लगभग। अगला प्रश्न है हवाला क्या होता है? तो पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है। तो आपको देखा होगा अपना हवाला मनी, हवाला कांड है ना, वही वाला सिस्टम है हवाला, घूस वाला। तो हवाला क्या है? तो पैसों को ट्रांसफर करने का एक अनौपचारिक तरीका है। चलिए देखते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन बचे हो हमारे। तो अरे भाई बच्चे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी? तो वो कह दी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। फिर अगला प्रश्न हमारा द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। द लिटिल बॉय ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे दलाई लामा जी हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस कोयले में 25% की मात्रा कार्बन की होती है? तो वो हमारा लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट। जैसे आप सभी को पता है कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है और एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। तो प्रश्न है कि निम्न में से किस कोयले में 25 से 30% कार्बन की मात्रा है? तो हमारे लिग्नाइट में होती है। इससे नीचे वाला भी एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पीट कोयला। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किस शासक को सन की योजनाओं के लिए सनकिया पागल कहा जाता था? तो वो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसका मैं ऐसे याद करता था, MBT। तो किस शासक को सन की योजनाओं के लिए पागल कहा जाता था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी बहुत सारी संकट योजनाएं थी, जैसे कि टोकन करेंसी से अपनी राजधानी को दौलतागिरी ले जाना। ऐसे बहुत सारे इसने डिसीजन लिए थे जो कि इसके फेवर में नहीं आए, इसके कारण इसको सनकी या पागल कहा जाने लगा। तो साथियों ये हमारा, तो चलिए MP पुलिस कांस्टेबल का 14 अगस्त का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूँ। तो साथियों 14 अगस्त का पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है? तो वैसा तो भारत में बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जो भारत में निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा चंबल नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। कौन सा? चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी यमुना नदी की सहायक है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यानी कि चंबल आप बोल सकते हैं कि गंगा की भी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी भारत से निकलकर भारत में समाप्त हो जाती है? तो विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर रहेगा हमारा चंबल नदी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुखौटा पहनकर जिस नृत्य को किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? तो साथियों ऐसा नृत्य जिसको पहनने के लिए हमें मुखौटा या मास्क की जरूरत होती है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो वो है छऊ नृत्य। कौन सा है? छऊ नृत्य बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त तक हम देखें तो आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नृत्य, शास्त्रीय नृत्य वगैरह, इनसे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन परीक्षा में डेली 3-3, 4-4 हर शिफ्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसका? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिर शाह को। तो जो नादिर शाह था उसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ईरान की राजधानी क्या है? तो वो है तेहरान। और इनके साथ हम कौन सा पोर्ट तैयार कर रहे हैं? चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन सा वंश का? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। और धनानंद के बाद कौन सा साम्राज्य आ जाता है? तो फिर वो मौर्य साम्राज्य आ जाता है। फिर आपने चाणक्य और अशोक की पूरी कहानी आपको याद होगी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वो है हमारा धनानंद। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा गया मुद्रा आपूर्ति का अर्थ क्या है? प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसे की मात्रा होती है। फिर से रिपीट कर दूं कि मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसे की मात्रा होती है। फिर अगला प्रश्न है कव्वाली नृत्य किस राज्य से संबंधित? कौन सा? कव्वाली नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? कव्वाली। एक कव्वाली साथियों आपने देखा जो गाई जाती है, और एक कव्वाली नृत्य भी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम।
अगला प्रश्न है भारत की मौद्रिक नीति समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो जो भारत की मौद्रिक नीति होती है उस समिति में टोटल कितने सदस्य कार्य करते हैं? तो वो होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं? 6। एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। फिर अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति क्या है? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया था 14 अगस्त के दिन। तो मुद्रास्फीति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर किसी अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है लेकिन आपूर्ति समान होती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और साथियों इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारी रोलेक्स की घड़ी, क्योंकि वो साल भर में 1000 तक घड़ी बनाते हैं और खरीदने वाले कितने पूरे विश्व भर में घड़ियाँ बिकती हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी जो वस्तु है उसमें कितनी ज़्यादा मांग रहती है और कितनी महंगी होती है। 1 करोड़ 2 करोड़, यहाँ तक कि लोग पुरानी घड़ी के भी 3-3 4-4 करोड़ देने के लिए राजी होते हैं रोलेक्स राइडो की। तो वही वाला फंडा है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में सेवाओं और वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है लेकिन आपूर्ति समान रहती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है और इसके क्या बोलते हैं? हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्प्लावन बल। और थोड़ा सा मुझे आई फ्लो हो गया है तो उसके कारण डिस्प्ले पे नजर टिक नहीं पाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उत्प्लावन बल। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग क्या नहीं करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता में लोग रहते थे वे मांसाहारी नहीं थे, यानी कि वो वेजिटेरियन खाना खाते थे, तो वे मांसाहार नहीं करते थे। हमारा करेक्ट आंसर है कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग क्या नहीं करते थे? तो वे मांसाहार नहीं करते थे, प्योर वेजिटेरियन पीपल थे। अगला प्रश्न है गेहूं को साफ करने के लिए प्रयोग होने वाली पृथक्करण विधि का नाम बताइए। तो वो साथियों चालन विधि। क्या है चालन विधि? तो गेहूं को हम चालने के आकार में चालने से बड़े चालने में चाल लेते हैं, तो क्या है चालन विधि। तो गेहूं साफ करने में प्रयोग आने वाली पृथक्करण विधि कौन सी है? तो है चालन विधि। और इसी चालन विधि से हम रेत को भी साफ करते हैं। इसको कभी रेत का आपसे पूछ लें तो उसका भी हमारा करेक्ट आंसर ये रहेगा कि रेत और गेहूं दोनों को चालन विधि साफ किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। अब साथियों आपको चेतन भगत की जितनी भी बुक है उनको याद करने में ट्रिक बताता हूँ। वे सभी किताबें जो किसी न किसी अक्षर से किसी न किसी नंबर से शुरू होती है, सॉरी अक्षर नहीं नंबर, यानी 1 2 3 ऐसे अगर नंबर से शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चेतन भगत ने लिखी है। जैसे कि इनकी जितनी किताबें हैं, टू स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड, ऐसी जितनी भी इनकी किताबें हैं, जैसे 400 डेज, कहीं ना कहीं इसमें एक नंबर इंक्लूड होता है, तो वो सभी किताबें हमारी चेतन भगत जी ने लिखी है। तो याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, मैं भी इससे इसको याद करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कोई वस्तु का ऊपर फेंके जाने पर वापस नीचे आ जाती है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण। तो कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हुए वापस नीचे आ जाती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो वो साथियों यक्षगान। क्या है? यक्षगान। तो कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा यक्षगान। बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है सीबीआई का नया निदेशक किससे बनाया गया है? तो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था मात्र। तो सीबीआई का नया निदेशक किससे बनाया गया है? तो वो प्रवीण सूद को बनाया गया है। इसको प्रवीण सूद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? क्या है? चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? यूपीएससी टाइप क्वेश्चन इन्होंने एमपी पुलिस में पूछ लिया कि चोल वंश का प्रमुख नृत्य कौन सा था? तो वो था तांडवम। कौन सा था? तांडवम। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विनिमय दर हानि किसे कहा जाता है? तो जब चालान जारी किया गया था और इसका भुगतान किया गया था तब विनिमय दर में बदलाव के कारण विनिमय लाभ या हानि होती है। जब एक चालान एक दर पर चार्ज किया जाता है तो दूसरे पर भुगतान किया जाता है, इसे विनिमय लाभ हानि उत्पन्न होती है। अभी थोड़ा सा प्रश्न डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना क्या है ये विनिमय दर हानि। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? तो बिहू हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो है असम का। बिहू भी असम में 3 प्रकार के होते हैं, तो अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे हम, लेकिन बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है तो वो हमें याद होना चाहिए, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट फिर से किताब वाला प्रश्न आ गया, पुस्तक और लेखक। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? वो है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी। अगला प्रश्न है एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। तो एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो हमारी नर्मदा नदी का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नृत्य में बांस की डंडियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है चेराओ में, जो कि आपके मिजोरम में किया जाता है। किसमें? मिजोरम में। और इसी प्रकार के बांस की डंडियों का इस्तेमाल हम गरबा में भी करते हैं। किसमें? गरबा में, जो कि गुजरात में पूरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है डांडिया के रूप में। तो दोनों में बांस की डंडियों का इस्तेमाल होता है, तो चेराओ और गरबा दोनों में। फिर अगला प्रश्न है दादरा लोक नृत्य किस राज्य का है? कौन सा नृत्य? दादरा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो कव्वाली भी उत्तर प्रदेश का है और दादरा भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला साइंस का क्वेश्चन है हमारा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट फिक्स से बुक एंड ऑर्थर वाला क्वेश्चन आ गया है कि राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी। किसकी? राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? तो करी थी कल्हण ने। किसने? जो कल्हण नाम के हमारे लेखक थे उन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी थी। अगला है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो वो है हमारी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और किस राज्य में है? तो ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा रहेगा इसका आंसर, ओडिशा। और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो साथियों 2023 में एग्जाम हो रहा है और 2021 की थीम पूछ रहा है, तो सारे साल बहुत नाइंसाफी कर रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो वो थी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो विकल्प के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा मणिपुर है, बाकी वहां पर 7 राज्य और भी हैं। तो भारत के उत्तर पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो हमारा मणिपुर राज्य स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय स्टेट बैंक, जिसको हम एसबीआई बोल रहे हैं, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। किसमें? 1955 में। और साथियों पहले जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक नहीं था, ये अलग अलग बैंक हुआ करते थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ऐसे। फिर सबको मिलाकर एक मर्ज करके इनका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश के नृत्य छाए रहे, चाहे कव्वाली हो, रासलीला हो, दादरा हो। तो रासलीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों वो हुआ था 1969 में। कब? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और टोटल उस समय 14 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रश्न है कि बैंकों का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। एकीकरण या राष्ट्रीयकरण एक ही बात है, तो 1969 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है। तो लाइकेन को। साथियों जहाँ पर जिस एनवायरमेंट में लाइकेन के पौधे फलते फूलते समझ लीजिए वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ लाइकेन नहीं है या उनको नुकसान हो रहा है समझ लीजिए वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। तो वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है। तो लाइकेन को कहा जाता है। और लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। क्या है? सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट है हमारा भारत में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे और मीठे दोनों की एक दिन पूछ ली। तो मीठे पानी की झील हो जाएगी हमारी वुलर झील। क्या हो जाएगी? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? JNK यानी जम्मू कश्मीर राज्य में, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, यूटी में। तो ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और खारे पानी कौन सी? लेक चिल्का। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो साथी जो बीजक है वो हमारे कबीर साहब की रचनाओं का संग्रह है और इसके 3 पार्ट हैं। एक है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेनी। तो बीजक किसकी रचना हो जाएगी? कबीर साहब की। और इसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेनी। कभी प्रश्न आ जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो साथियों वो दिया था लेवोजियर ने। किसने? लेवोजियर ने। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? वो दिया था हमें लेवोजियर ने। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वहां पर एसबीआई का पूछा था, यहाँ पर आरबीआई का पूछा है। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। 1955 वो एसबीआई का था, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का पूछा है, जिसको हम बैंकों का बैंक बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो नए गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई और गवर्नर शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है चीन की राजधानी क्या है। तो साथियों वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और कभी इसका पुराना नाम पूछ ले तो वो है किपिंग। क्या है? चीन का राजधानी, वर्तमान राजधानी बीजिंग है और बीजिंग का पुराना नाम किपिंग है। जैसे श्रीलंका का पहले नाम सिलोन हुआ करता था, ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो हमारी गंगा नदी है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। क्या है? निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। तो वह है संवहनी ऊतक। क्या है? संवहनी ऊतक ब्रायोफाइटा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा IUCN कौन सी किताब जारी करता है। तो साथियों आयुष, सबसे पहले हम IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ये IUCN का फुल फॉर्म है। और ये कौन सी किताब जारी करते हैं। तो करते हैं रेड डाटा बुक, यानी कि लाल सूची किताब। क्या करते हैं? रेड डाटा बुक ये जारी करते हैं। और इसमें अलग अलग एनिमल्स का स्टेटस बताते हैं, जैसे कि वर्नेबल, इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन,
है ना ऐसे। तो IUCN कौन सी किताब जारी करता है, तो वो रेड डाटा बुक जारी करता है, जो कि सभी प्रकार के एनिमल्स की स्टेटस हमें बताता है। फिर अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर नदी समुद्र से मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी का मुहाना। तो मान लीजिए ये समुद्र है और ये यहाँ से हमारी टेढ़ी मेढ़ी नदी आ रही है और जहाँ पर मिल रही है क्या, ये इसका नदी का मुहाना क्षेत्र है। अब मुहाना भी दो प्रकार के होते हैं, तो ज्वारनद मुख बनाती है यानी कि एस्चुरी बनाती है, और एक बड़े फैले हुए स्तर पर नदी मिलती है, जैसे कि हमारा सुंदरवन डेल्टा, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो नदियां समुद्र में मेनली दो प्रकार से मिलती है, एक एस्चुरी बनाकर और एक डेल्टा बनाकर। अब जो एस्चुरी होता है साथियों, उसमें सीधे नदी समुद्र में ऐसे गिर जाएगी, लेकिन जो डेल्टा हुआ ना, उसमें जो हमारी नदी है वो अनेक ब्रांचों में बढ़ जाएगी और फिर ऐसे ऐसे मतलब बड़े क्षेत्रों में फैलाव करके समुद्र में मिलेगी, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो साथियों ये हमारा 14 अगस्त का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जिसमें हमने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए। तो आज प्रश्न कम आए होंगे, तो वीडियो हमारा छोटा ही बना है, लेकिन आपको आगे भी हमारे एनालिसिस देखने हैं। और अगर आपका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है तो आप 12 अगस्त 13 अगस्त तक आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी जरूर करें। वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, राम राम।